इस वीडियो में देखेंगे 15 सैंपल क्वेश्चंस, बट आई विल नॉट से दैट ओनली दिस क्वेश्चंस विल अपीयर इन दिस एग्जाम। ऐसे सैंपल क्वेश्चंस अब जितने देखते रहोगे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहेगा और इसी तरह की क्वेश्चंस एग्जाम में आते रहते हैं, हो सकता है थोड़ा घुमा फिरा के। तो चलिए देख लेते हैं 15 सैंपल क्वेश्चंस। फनटेक एग्जामिन में आपका स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 1, to become a SEBI registered mutual fund distributor, which of the following exams does a candidate need to pass? A. IRDAI IC 38, B. NISM Series 5A, C. NISM Series 8, D. NISM Series 6। जब कोई म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं तो उन्हें कुछ प्रोसेस कंप्लीट करना होता है। फर्स्ट, उन्हें NISM सीरीज 5A यानी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर सर्टिफिकेशन एग्जाम पास करना होगा। उसके बाद उन्हें QID प्रोसेस को पूरा करना होगा। अगला स्टेप एमफी के साथ रजिस्ट्रेशन करना और ARN कोड रिसीव करना है। ARN कोड रिसीव करने के बाद कैंडिडेट किसी भी फंड हाउस के साथ अपने को रजिस्टर कर सकता है एज ए डिस्ट्रीब्यूटर। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, NISM सीरीज 5A। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए किसी भी कैंडिडेट को ये एग्जाम पास करना होगा। क्वेश्चन नंबर 2, इन केस ऑफ बोनस इशुएंस, which among the following prices investors need to pay for allotment of every single additional unit? A. Current NAV, B. Face value of unit, C. Nil यानी no additional cost, D. 75% of current NAV। बोनस यूनिट्स अलॉटमेंट के लिए इन्वेस्टर्स को कुछ भी पे नहीं करना पड़ता है। फंड न्यू यूनिट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट करता है। बोनस यूनिट इशुएंस के बाद यूनिट्स का नंबर बढ़ता है, इससे फंड की नेट एसेट या इन्वेस्टर्स के होल्डिंग वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आता है। करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, बोनस यूनिट्स के लिए इन्वेस्टर्स को कुछ भी पे नहीं करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 3, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग केसेस थर्ड पार्टी पेमेंट इज एक्सेप्टेड इन म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट? ए. पेमेंट ऑफ पेरेंट्स फॉर माइनर्स, बी. पेमेंट फॉर एनी इन्वेस्टर, सी. नॉट एट ऑल एक्सेप्टेड फॉर एनीवन, डी. एम्प्लॉयर ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉयज। थर्ड पार्टी पेमेंट का मतलब है जहां पेमेंट ऐसे बैंक अकाउंट से किया जाता है जो फोलियो के फर्स्ट होल्डर या सोल होल्डर का नहीं है। म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट के लिए यूजुअली थर्ड पार्टी पेमेंट एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, बट कुछ स्पेसिफिक सिचुएशन है जिनमें थर्ड पार्टी पेमेंट एक्सेप्ट किया जा सकता है, जैसे कि कोई एम्प्लॉयर थ्रू पेरोल डिडक्शन एम्प्लॉय के लिए पे कर सकते हैं। नंबर 2, एक FPI यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर की ओर से एक कस्टोडियन पे कर सकते हैं। नंबर 3, माइनर इन्वेस्टर्स के लिए पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स और रिलेटेड पर्सन 50,000 रुपए तक पे कर सकते हैं। एंड किसी कंपनी अपने एजेंट्स या डिस्ट्रीब्यूटर्स को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के थ्रू कमीशन या इंसेंटिव पे कर सकते हैं। So here the correct answer is option A and option D, payment of parents for minors and employer on behalf of employees. Question number 4,
Many companies issue two types of stock, common stock and preferred stock. Between the two types of shareholders, who have the voting rights? A. Preferred shareholders. B. Common shareholders. C. None of the above. D. Both the shareholders. कॉमन स्टॉक होल्डर्स और प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स दोनों की कंपनी में हिस्सेदारी होती है, लेकिन कॉमन और प्रेफर्ड शेयर होल्डर्स के बीच कुछ डिफरेंसेस है। कॉमन शेयर होल्डर्स के लिए डिविडेंड्स कंपनी के प्रॉफिट पर डिपेंड करता है। प्रेफर्ड शेयर होल्डर्स को फिक्स्ड डिविडेंड मिलता है। अगर कोई कंपनी बैंकरप्ट हो जाता है तो कॉमन शेयर होल्डर्स को कुछ भी मिलने से पहले प्रेफर्ड शेयर होल्डर्स को पे किया जाता है। प्रेफर्ड शेयर्स को कॉमन शेयर्स में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन कॉमन शेयर्स को प्रेफर्ड शेयर्स में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। कॉमन शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट्स होता है, प्रेफर्ड शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट्स नहीं है। करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, कॉमन शेयर होल्डर्स हु हैज द वोटिंग राइट्स। क्वेश्चन नंबर 5. What is the maximum number of applicant holders accepted for a mutual fund portfolio? A. 2 numbers. B. 5 numbers. C. Any numbers. D. 3 numbers. एक जॉइंट म्यूचुअल फंड अकाउंट में 2 या मैक्सिमम 3 अकाउंट होल्डर्स हो सकते हैं। सभी अकाउंट होल्डर्स को केवाईसी कंप्लेंट होना जरूरी है। रिडेम्पशन, डिविडेंड्स पे आउट जैसे ट्रांजैक्शन फर्स्ट होल्डर के बैंक अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। फर्स्ट होल्डर किसी भी टैक्स डिडक्शन का फैसिलिटी ले सकता है। कोई भी टैक्स लायबिलिटीज भी फर्स्ट होल्डर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी 3 नंबर्स। मतलब एक म्यूचुअल फंड अकाउंट में 3 नंबर एप्लीकेंट या होल्डर्स हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6. शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? ए. शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. बी. ओनली शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन. सी. ओनली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. D. हाउस रेंट इनकम इफ एनी। इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार टैक्स, सैलरी, हाउस रेंट इनकम, बिजनेस से इनकम, डिफरेंट इन्वेस्टमेंट से कैपिटल गेन जैसे डिफरेंट इनकम पर लगाया जाता है। एक टैक्स पेयर एक फाइनेंशियल ईयर के लिए टोटल इनकम पर टैक्स पे करता है। फाइनेंशियल ईयर में टैक्स पेयर को कुछ इन्वेस्टमेंट के लिए लॉस का सामना भी करना पड़ सकता है, तो नेचुरली टैक्स पेयर्स उस लॉस को दूसरे हेड के प्रॉफिट के साथ एडजस्ट करने के लिए एक्सपेक्ट करेंगे, टैक्स लायबिलिटीज को कम करने के लिए। लॉस को एडजस्ट करने के लिए इनकम टैक्स एक्ट में कुछ क्राइटेरिया है। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को ओनली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ एडजस्ट किया जा सकता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के साथ एडजस्ट किया जा सकता है। शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को किसी दूसरे हेड के प्रॉफिट या अर्निंग के साथ एडजस्ट नहीं किया जा सकता है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इन दोनों के साथ ही शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को एडजस्ट किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7. What is the maximum limit of TER AMC can charge for the first 500 crores AUM for managing actively an equity-oriented mutual fund scheme? A. 1.80%. B. 2.50%. C. 2.25%. D. 1.25%. सेबी म्यूचुअल फंड रेगुलेशंस 1996 के तहत एएमसीज
म्यूचुअल फंड स्कीम्स के इन्वेस्टमेंट को मैनेज और ऑपरेट करने के लिए कुछ फीस चार्ज कर सकते हैं एज ए परसेंटेज ऑफ द फंड्स डेली नेट एसेट्स। एक्सपेंसेस जैसे सेल्स एंड मार्केटिंग एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ट्रांजैक्शन कॉस्ट्स, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फीस, रजिस्ट्रार फीस, कस्टोडियन फीस, ऑडिट फीस एट्सेट्रा। ये सब एक्सपेंसेस को कलेक्टिवली TER यानी टोटल एक्सपेंस रेशियो कहा जाता है। एक एक्टिवली मैनेज इक्विटी फंड के फर्स्ट 500 करोड़ AUM के लिए AMCs मैक्सिमम डेली नेट एसेट के 2.25% TER चार्ज कर सकते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, 2.25%, जो AMCs चार्ज कर सकते हैं फॉर मैनेजिंग एक्टिवली एंड इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड स्कीम। Question number 8. Amongst the following, which is the concept of indexation benefit for income tax? A. Surcharge exemption. B. Adjustment of gain with inflation. C. Stamp duty exemption. D. Tax deduction under Section 80D. इंडेक्सेशन एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जो किसी इन्वेस्टमेंट के रिटर्न को इन्फ्लेशन से एडजस्ट करके टैक्स लायबिलिटीज को रिड्यूस करता है, क्योंकि इन्फ्लेशन टाइम के साथ एसेट्स के वैल्यू को रिड्यूस कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, से इन्वेस्टमेंट अमाउंट इज ₹10,000, 3 साल बाद रिसीव्ड अमाउंट ₹13,000, सो नॉमिनल रिटर्न हुआ ₹3,000। अगर इन्फ्लेशन के लिए 10,000 का इंडेक्स्ड कॉस्ट आ गया 11,000 पर, मतलब जो सामान 3 साल पहले 10,000 से खरीद किया जाता, अभी उसी सामान का खरीदने के लिए ₹11,000 खर्च करना पड़ेगा। सो रियल रिटर्न हुआ ₹13,000 माइनस ₹11,000 यानी ₹2,000, और टैक्सेबल गेन होता है ₹2,000 नॉट ₹3,000, एंड दिस इज द इंडेक्सेशन बेनिफिट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हुआ ऑप्शन बी, एडजस्टमेंट ऑफ गेन विथ इन्फ्लेशन। क्वेश्चन नंबर 9. Does AMCs has the power to terminate the empanelment of any distributor at any time? A. Yes. B. No. AMCs एक डिस्ट्रीब्यूटर की एम्पैनलमेंट को किसी भी टाइम 10 दिन का नोटिस देकर बिना कोई रीजन बताए और बिना किसी कॉम्पेंसेशन पे करके टर्मिनेट कर सकते हैं। एम्पैनलमेंट के टाइम डिस्ट्रीब्यूटर जो डिक्लेरेशन फॉर्म साइन करता है उसमें यह राइट AMC को दिया जाता है। सो ऑब्वियसली द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, यस। Question number 10. What is the maximum percentage of entry load AMC can charge from an investor while an investor investing in any mutual fund scheme? A. 1.05% of investment value. B. Differs based on investment value. C. 0.75% of investment value. D. Entry load is not applicable. 2009 से पहले AMCs मैक्सिमम 2.25% मतलब इन्वेस्टमेंट वैल्यू का 2.25% एंट्री लोड चार्ज कर सकते थे। एंट्री लोड के लिए यूनिट प्राइस NAV से अधिक होती थी। सेबी ने अगस्त 2009 से एंट्री लोड बैन कर दिया, इसलिए अब AMCs कोई एंट्री लोड चार्ज नहीं कर सकते हैं। करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, एंट्री लोड इज नॉट एप्लीकेबल। Question number 11. Capital gain from an equity-oriented mutual fund shall be short-term capital gain if the holding period is less than dash year. A. 3 years. B. 5 years. C. 1 year. D.
None of the above. कैपिटल गेन या लॉस म्यूचुअल फंड स्कीम यूनिट्स के बाइंग प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच का डिफरेंस है। अगर म्यूचुअल फंड यूनिट्स को प्रॉफिट पर बेचा जाता है तो कैपिटल गेन होता है, और म्यूचुअल फंड यूनिट्स को बाइंग प्राइस से कम में बेचा जाता है तो कैपिटल लॉस होता है। इक्विटी ओरिएंटेड फंड के लिए होल्डिंग पीरियड 1 साल से कम है तो शॉर्ट टर्म है, और जब होल्डिंग पीरियड 1 साल से अधिक है तो वह लॉन्ग टर्म है। नॉन इक्विटी ओरिएंटेड फंड के लिए अगर होल्डिंग पीरियड 3 साल से कम है, शॉर्ट टर्म, और जब होल्डिंग पीरियड 3 साल से अधिक है तो वह लॉन्ग टर्म होगा। सो हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 1 ईयर। इक्विटी ओरिएंटेड फंड के लिए होल्डिंग पीरियड 1 साल से कम है तो शॉर्ट टर्म है। क्वेश्चन नंबर 12. What is the applicable percentage of stamp duty for the transfer of mutual fund units between demat accounts? A. 0.005%, B. 0.015%, C. 0.001%, D. 0.050%. म्यूचुअल फंड यूनिट्स खरीदने के टाइम एप्लीकेबल स्टैम्प ड्यूटी इन्वेस्टमेंट अमाउंट का 0.005% है, और एक डीमैट अकाउंट से दूसरे डीमैट अकाउंट में म्यूचुअल फंड यूनिट्स को ट्रांसफर करने के लिए एप्लीकेबल स्टैम्प ड्यूटी है 0.015%. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, 0.015%. Question number 13. SEBI does not approve the scheme related documents or disapproves the same. Is it true or false? SEBI स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को ना तो अप्रूव करता है और ना ही डिसअप्रूव करता है। SEBI ने अपनी ऑब्जर्वेशंस नोटिफाई करता है। मार्केट में सर्कुलेशन करने से पहले म्यूचुअल फंड हाउसेस को सेबी के ऑब्जर्वेशंस को स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स में इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, ट्रू। सेबी डज नॉट अप्रूव और डिसअप्रूव द स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 14. स्कीम की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम is one of the 3 regulatory legal documents of mutual funds. What is scheme? A. Investment agreement in brief. B. Essential part of trust deed. C. Part of custodial agreement. D. Summary of SID and SAI. स्कीम म्यूचुअल फंड्स के रेगुलेटरी लीगल डॉक्यूमेंट्स में से एक है जिसे एप्लीकेशन फॉर्म के साथ मैंडेटोरीली सर्कुलेट किया जाता है। स्कीम एसआईडी और एसएआई का समरी है। इसमें एसआईडी और एसएआई के की पॉइंट्स मेंशन किए जाते हैं जो इन्वेस्टर्स के लिए इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले चेक करना जरूरी है। सो हियर द आंसर इज ऑप्शन डी, स्कीम इज summary of SID and SAI. Question number 15. Which amongst the following fees mutual fund houses cannot charge from the investors? A. Exit load. B. Recurring expenses. C. Entry load. D. All of the above can be charged. तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 में देखें। सेबी ने अगस्त 2009 से एंट्री लोड बैन कर दिया, इसलिए एएमसीज कोई एंट्री लोड चार्ज नहीं कर सकते हैं। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, एंट्री लोड, जो एएमसीज चार्ज नहीं कर सकते हैं इन्वेस्टर्स से। तो हम देखें 15 सैंपल क्वेश्चंस। इस तरह की क्वेश्चंस हम और अपलोड करते रहेंगे इसी प्लेलिस्ट में।
इसके पहले भी मैं कुछ क्वेश्चंस अपलोड किए थे इन डिफरेंट वीडियोस एंड द लिंक्स ऑफ ऑल द प्लेलिस्ट्स आर अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप उसको चेक कर सकते हो। अब जितना ही सैम्पल क्वेश्चंस देखते रहोगे कोर्स मटेरियल के साथ साथ, आपका कंसेप्ट उतना ही क्लियर होता जाएगा और एग्ज़ाम में आंसर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।